पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इस्लामाबाद की एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी के लिए एक कमेटी बना दी है। इसकी सरबराही मेजर जनरल करेंगे। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया था कि साबिक़ DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की हिदायत पर खुफिया इदारे के एहलकारों ने सोसाइटी मालिक के घर पर छापा मारा, भारी रकम लूटी, हाउसिंग सोसाइटी अपने नामजद नुमाइंदे को मुंतकिल करने के लिए दबाव डाला, झूठे मुकदमात दायर किए। निजी हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने गुज़िश्ता साल नवंबर में फौज के साबिक़ आला ओहदे पर फाइज एहलकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाद रसी के लिए आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर की। 11 नवंबर 2023 को चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। समाअत में अटॉर्नी जनरल ने अदालत को यकीन दहानी करवाई कि अगर दरखास्त गुजार वजारत दिफा को दरखास्त देगा तो इस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। इस साल जनवरी में दरखास्त गुजार ने वजारत दिफा से रुजू किया, जिस पर कार्रवाई करते हुए मेजर जनरल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है। पाक फौज में खुद एहतसाबी के तहत करप्शन पर आला ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाइयों की बहुत सी नज़ीरें मौजूद हैं। जैसे 2015 में NLC केस में 2 रिटायर्ड जर्नैलों को सजा दी गई। इसी तरह 2016 में करप्शन पर 11 फौजी अफसरान को बरतरफ किया गया, जिनमें एक लेफ्टिनेंट जनरल, एक मेजर जनरल और 5 ब्रिगेडियर्स भी शामिल थे। दुनिया के कई ममालिक में फौजी ओहदेदारों पर करप्शन के इल्जामात सामने आते रहते हैं, जिनके खिलाफ पाकिस्तान की तरह ही इदारे की जानिब से एक्शन भी लिया जाता है। भारत की अहम न्यूज़ वेबसाइट द प्रिंट के मुताबिक भारत में सिर्फ 2010 से 2023 तक फौज में 1080 बदउनवानी के छोटे बड़े स्कैंडल्स रिपोर्ट हुए। मेजर जनरल और ब्रिगेडियर के ओहदे तक के 4 रिटायर्ड अफसरान समेत 72 फौजी अफसरान जाती फायदे के लिए 9mm पिस्टल, 30 बोल्ट एक्शन राइफल्स जैसे ममनुआ हथियारों को ब्लैक मार्केट में फरोख्त करने में मुलव्वस पाए गए। इसी तरह 33 कोर कमांडर और मिलिट्री सेक्रेटरी समेत 4 आला जनरल्स पर करप्शन के इल्जामात सामने आए। एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को फौज के राशन पर करप्शन के बायस कोर्ट मार्शल करके 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। अब पाक फौज की जानिब से जनरल फैज़ के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज करके पाक फौज ने साबित कर दिया कि वो अपने इदारे के अंदर खुद एहतसाबी की रवायत को बरकरार रखे हुए है। इसी मामले पर पैनल से गुफ्तगू करेंगे, उनकी राय जानेंगे। सवाल इस तरह से, निजी हाउसिंग सोसाइटी मामला, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ इंक्वायरी का फैसला, पाक फौज में खुद एहतसाबी की नज़ीरें, क्या जनरल रिटायर्ड फैज़ के लिए बचना मुमकिन हो पाएगा? अबसार साहब। वाह, मैं तो तौबा कर चुका हूँ। मैंने तो ट्वीट किया है कि मैंने जो जनरल फैज़ के बारे में कहा, जो बयानात दिए, जो भी कुछ उनकी बदअनवानी पे मैंने स्टोरीज़ लिखी, मैं गलत था, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ये मैंने उस दिन ट्वीट किया जिस दिन कमीशन का फैसला है ना, फैज़ाबाद धरना कमीशन का, तो वहाँ से तो उन्हें क्लीन चिट मिल गई है। अब इसमें लोगों की 2 राय हैं कि या तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी या कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का जो गायब भी है हाजिर भी। तो जनरल फैज़ के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ। तो अभी देख लें, एक केस बंद होता है, दूसरा शुरू हो जाता है। इतनी इबरत बहुत है। मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह ने ये दूसरों के लिए सबक एक इसमें है, दूसरों के लिए इबरत है इसमें कि देख लें इतना पैसा कमाना, इस तरीके से पैसा कमाना कि इस्लामाबाद के अंदर से आप जो लोग कारोबारी हैं, कुछ चोर डाकुओं की बात नहीं कर रहा, कारोबारी हज़रात जो अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। कमर मुइज़ पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स पेयर लोगों में से एक था। देखें खान साहब की पार्टी को वो चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं, और सपोर्ट है उनके अंदर से भी। ऐसे लोगों की बहस करते हैं कि जी जनरल फैज़, अच्छा उसकी जनरल फैज़ की करप्शन पे मिसाल ये दी जाती है, फलाना भी तो करप्ट है, फलाना भी तो करप्ट है। और भाई इस तरह कोई और मिसाल, तो खुदा का खौफ करें, इतना ही काफ़ी है जितनी हो रही है इनके साथ। मैं समझता हूँ ये भी अल्लाह का कानून है। इस कानून कुदरत से डरें, पाकिस्तान के कानून से बेशक ना डरें, कानून कुदरत से जरूर डरें। बस यही रिक्वेस्ट है। दुरुस्त हो गया जी। शहजाद साहब, जनरल फैज़ और इमरान खान, जनरल फैज़ इमरान खान के लिए कुछ ऊपर बात भी हुई कि अदलिया, जजों की तैनातियाँ, जुडिशल रेफरेंसेस, मुकदमात, मीडिया, TV चैनल, सियासी जमातें सब कुछ मैनेज करते रहे। दूसरी तरफ ये भी रहा कि जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बनवाने के, हालांकि इमरान खान ने इसकी 1-2 बार तरदीद भी की, मगर कोशिशें उनकी रही इसी मामले को लेकर, जिसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ रास्ता लेते गए इमरान खान साहब। इमरान खान तो अब जेल चले गए हैं, ये जनरल फैज़ हमीद का अंजाम आपको क्या नजर आता है? देखिए, फैज़ हमीद साहब के साथ बहुत सारी चीज़ें, कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे गुनाह होंगे।
لیکن ہر گناہ کو یا ہر مقدمے کو اس مقدمے کے تناظر میں ہی دیکھنا بہتر ہوتا ہے. تو ہمیں یہ نہیں کہنا تاکہ کل کو کوئی یہ نہ بولے کہ تھا پاناما کی بات لیکن اقامہ پہ سزا ہو گئی. یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تو گناہ جو ہے گناہ کو اسٹیبلش کریں اور گناہ اس اسٹیبلش ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو سزا دیں جو اس کا جائز اس کا ریٹریبیوشن ہوگی. اس کیس کے اندر میں زیادہ بات اس لیے نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ جرم ہے تو فیض حمید کو سزا ہونی چاہیے اور ہوگی. اگر جرم ثابت ہو جاتا ہے اور جرم ہوتا ہے تو مقدمہ چلے گا, اس کے بعد پتہ لگ جائے گا. لیکن اس میں چودھری نثار کا ذکر آتا ہے اس ساری سٹوری میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا, لیکن ہلکا سا ایک اشارہ. چودھری نثار صاحب بھی اس کے اندر کہیں نہ کہیں پہ شامل تھے. اگر چودھری نثار صاحب شامل تھے کسی نہ کسی طریقے سے, یعنی وہ ایک طرف کو سپورٹ کر رہے تھے, دوسری طرف سے کوئی اور تھا, تو اس وقت پھر فیض حمید واز ڈی جی سی. اب ڈی جی سی کے اندر اتنی طور پہ اتنی جان نہیں ہے کہ وہ اپنے طور پہ کچھ کرے. اس کی کہانی پھر کوئی اور لمبی چل رہی ہے, کوئی اور وجہ ہوگی. ڈی جی آئی ایس آئی یا چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت کا جو ہے وہ شامل ہے اس چیز کے اندر کہ پتہ لگایا جائے کہ اچھا یہ معاملہ اصل معاملہ کیا ہے. شاید زمین کا معاملہ ہو ہی نہ. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ لکھی بھی گئیں, ان کے اوپر بہت ساری باتیں بھی ہیں, اور جو تحقیق زیادہ کرے گا اس کو بالکل اکٹھا کر کے کرے گا, میرے خیال میں انویسٹیگیشن ہوگی تو بات سامنے آ جائے گی. جہاں تک آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا بچ پائیں گے یا نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ بڑے دفتروں میں بیٹھتے ہیں نا تو بڑے دفتروں میں دو چیزیں آپ کو ذمہ داری سے سمجھ لے کے آگے چلنی پڑتی ہیں. جب آپ پبلک آئی کے اندر جاؤ گے, پبلک آئی کے اندر, تو پھر آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری ادارہ میرا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا. تو پبلک آئی میں جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں ان معاملات میں جاؤں جو میرے اپنے دائرہ کار سے باہر کے معاملات ہیں. پھر آپ پبلک کے معاملات میں چلے گئے, اور جب بھی آپ پبلک آئے اور پبلک کے معاملات میں جاؤ گے تو اکاؤنٹیبلٹی وہ ہوگی جو کہ پبلک کے نمائندوں کی یا پبلک کے لوگوں کی ہوتی ہے. پھر آپ اس کے پیچھے نہیں چھپ سکتے کہ میرا دائرہ صرف یہ ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے سب کے لیے جو کہ اپنے دائرے سے بڑھ کے یا آگے بڑھتے ہیں پہلے. دوسری بات آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کا دفتر ہے کیا آپ نے اس کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا, یا آپ نے کسی کے یا آپ نے انسٹیٹیوشنل ڈائریکشن کے اوپر کوئی کام کیا. یہ فرق کرنا کسی بھی انویسٹیگیشن کو, کسی بھی مقدمے کو بہت لازمی ہوتا ہے. ہم عام طور پہ لوگوں کے ساتھ الزامات لگا دیتے ہیں کیونکہ یہ فلانا فلانا تھا, اس نے یہ کیا. یہ پتا کر لو کہ اس کو کسی نے کہا تھا, کوئی اس کی سوچ تھی, ادارے نے کچھ کیا تھا, ادارے کی سوچ تھی, کسی نے شکایت کی تھی, کیا ہوا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملے کے اندر گو زمین کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آفٹر آل جہاں چودھری نثار صاحب تھے اور سب چکری اور چکوال کے لوگ ہیں, تو اگر زمین بھی قریبی ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ زمین کے معاملات بھی ہوں, اس لیے ثابت ہونے دیں, پھر ہم اس کے بعد. ایک اہم پوائنٹ ہے کہ دفتر کو ذاتی فائدے کے لیے استعمال کیا. زیغم صاحب, فیض آباد دھرنا کیس کا معاملہ رہا, جنرل فیض نے حکم کی تعمیل کی, کلین چٹ مل گئی. یہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا معاملہ جو سامنے آیا ہے, اپنی پوزیشن کو لوٹ مار, تشدد اور دائرے اختیار سے باہر جا کر اختیار کو استعمال کیا جانا, کلین چٹ ملنا اتنا ہی آسان ہوگا جبکہ ادارے نے خود احتسابی کے معاملے کے اندر اب اس کو باقاعدہ اس کی انکوائری کا آغاز کر دیا ہے. دیکھیے, کلین چٹ ملے یا نہ ملے, اس طریقے سے پاکستان کی فوج کے اعلیٰ ترین افسران کا سکینڈلز میں آنا, ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو ہونا اور اس طرح کے الزامات جیسے ہم آج اس شو میں بھی کہہ رہے ہیں, ابصار صاحب جو باتیں بتا رہے ہیں, میرا خیال ہے کسی بھی پاکستانی کے لیے بہت پریشانی کی بات ہونی چاہیے. کیونکہ فوج صرف دفاع کا ادارہ نہیں ہے, دفاع کا ادارہ تو بالکل ہے. فوج ایک قوم کی قومی یکجہتی کی علامت ہے. ساری دنیا میں فوج پہ اس لیے فخر کیا جاتا ہے کہ فوج کا ایک بہت بڑا سمبولک رول ہے. بے شک. اب معاملہ یہ ہے کہ فوج نے اپنے آپ کو جو پبلک اکاؤنٹیبلٹی کا میکنزم ہے اسے باہر رکھا ہے, باہر رکھنے کی کوشش کی ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اس نظام میں اگر ہم آئے تو پھر ہم پر سیاسی دباؤ پڑے گا, پھر اس کو استعمال کیا جائے گا فوج کے اندر مداخلت کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنا احتساب خود احتسابی خود کریں گے. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو خود احتسابی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ مسلسل اپنا جائزہ لیتے رہیں, یہ دیکھتے رہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. جہاں پہ غلط ہوا ہے تو پھر اس کی کریکشن کریں, کورس کریکشن کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک روبسٹ مضبوط میکنزم بنائیں. اب اس میں کچھ مثالیں آپ نے بتائی, بڑی سخت مثالیں موجود ہیں. ایسی مثالیں بھی موجود ہیں جہاں پاک فوج کے بہت بڑے بڑے افسران کو پھانسی پر بھی چڑھایا گیا ہے, لمبی سزائیں بھی دی گئی ہیں, اس میں کچھ کرپشن کے الزامات میں بھی سزائیں دی گئی ہیں, لیکن بہت سی جگہوں پہ ہمیں بہت سی کمزوری بھی نظر آ رہی ہے. اب یہ جو کیس ہے بڑی واضح بات ہے,
रिटायरमेंट के बाद क्यों चल रहा है? खुद एहतसाबी का मतलब तो ये है कि जिस वक्त वो फौज में मौजूद थे, जिस ओहदे पर थे, उस वक्त शिकायत का तरीकाकार होना चाहिए था, जो ग्रीवेंस थी उसका रिड्रेस का मैकेनिज्म होना चाहिए था, जो बंदा सुप्रीम कोर्ट गया उसको फौज के पास जाना चाहिए था, और फौज अगर उस वक्त ये मसले को हल करती तो बाद में इसी जनरल साहब ने, जनरल फैज़ ने, जो बहुत से और मसाइल पाकिस्तान के लिए पैदा किए, जो बहुत से प्रोजेक्ट उन्होंने लीड किए, तो वो लीड ना करते, जिसको कहते हैं निप द इविल इन द बड। तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिर्फ एक केस की बात नहीं है, इस केस को जरूर देखें। मेरी राय ये है कि पाक फौज को अपने खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है उसके ऊपर पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत है, और हमें ये बताने की ज़रूरत है कि कैसे अगर कोई सिविलियन को किसी फौजी अफसर से शिकायत है, वो किसी भी लेवल का फौजी अफसर है, चाहे वो हवालदार है या जनरल है, तो फिर वो फौज को कैसे रीच करेगा? दुरुस्त हो गया। वो कौन सी ऐसी हॉट लाइन होगी जिस पे मैं कॉल कर सकता हूँ कि मेरे जो मेजर साहब सारे हमसाए में मेरे पास रहते हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे हकूक तलफ कर रहे हैं? वो कौन सी शिकायत की जगह होगी जहां पे मैं ये कह सकूं कि देखिए काइंडली मेरा नाम ना आए लेकिन मेरी ये शिकायत है? ये वो तरीका है जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का होता है। मुझे उम्मीद है कि इस तरफ इस बार पाक फौज जाएगी ताकि आइंदा इस तरह के स्कैंडल ना उभरे। पाकिस्तान इस तरह के स्कैंडल्स अफोर्ड नहीं कर सकता। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, फैजाबाद धरना केस से क्लीन चिट मिलते ही जनरल फैज के मामले पे ये हाउसिंग सोसाइटी वाली इंक्वायरी कमेटी सामने आ गई है। टाइमिंग की अहमियत है इस पूरे मामले में? हाँ, हम इसी चक्कर में तो हैं कि टाइमिंग को ढूंढ लें, और कैसे बादशाह लोग हैं कि उन्होंने मौका हम लोगों को फराहम कर ही दिया कि उस फैसले को इस फैसले के साथ जोड़ लें। नहीं भी ज़ैगम साहब ने बात की ना, पुराना मामला है बहुत, 2017 जी मैं वही कह रहा हूँ ना। देखें ना, कल उनको एक चिट मिली है एक बहुत बड़े केस के अंदर, आज उनके खिलाफ एक केस को इनिशिएट कर लिया गया है, तो लोग इसको आपस में मिला रहे हैं और आपस में उनकी तवज्जो भी लोगों की दिलवा रही हैं। यही तो हमारा रोल रह गया। मैं ये बात करूँगा जो ख़ुद एहतसाबी निज़ाम के बारे में ज़ैगम साहब ने बात की है, वो है बड़ी अहमियत की अमल। अगर ये निज़ाम है तो इस निज़ाम के बारे में आम आदमी को भी इल्म होना चाहिए, ताकि इस किस्म की चीज़ इस सतह पे सामने ना आए, और जब ये जुर्म हो रहा हो तो तब ही इसका फ़ैसला कर लिया जाए, ताकि फिर ये सवाल जन्म न लें कि एक मुकदमे से वो बच गए तो क्या वो दूसरे मुकदमे में बच जाएंगे, और फिर ये सवाल ना उठे कि दूसरे मुकदमे का हवाले में कोई टाइमिंग है, क्या इसलिए किया गया कि वो एक मुकदमे से बच गए। तो इन तमाम सवालों से बचने के लिए अफ़वाज पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि निज़ाम में जो मुतालबा ज़ैगम साहब ने किया है उसको शामिल करें, ताकि हम आइंदा इस किस्म के ख़बरों से बचे रहें। और ये ख़बरें कोई अच्छी नहीं हैं, इससे पूरे मुल्क की जो एक शक्ल है वो पहले भी इतनी खूबसूरत नहीं, उसमें और बदसूरती का एहतमाल होता है, और हमें ये से अवॉइड करना चाहिए। सज़ा क्या मिलेगी, फ़ैसला क्या होगा, शहजाद साहब ने कहा इंक्वायर करें, इंक्वायर करके फिर फ़ैसला करें, और जज्बातियात पर और सुनी सुनाई बातों पर फ़ैसला किसी भी मुकदमे में नहीं होना चाहिए। नॉट फैज साहब के मामले में नहीं, किसी भी मुकदमे में, इससे बचें। बस मुझे इतना ही कहना। ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।